नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम संसद के दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। कल हमने संसद का जो प्रथम भाग था, अनुच्छेद 79 से लेके 88 तक को कवर किया था। चलो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। लोकसभा अध्यक्ष भाई, ये जब भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लोकसभा में अध्यक्ष का पद सृजित किया गया था, उससे मतलब 1919 से पहले भारत में लोकसभा अध्यक्ष की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, ये बोल दो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, उसके तहत इस पद का सृजन किया गया। 1921 की बात की तो फ्रेडरिक जो वाइट थे वो पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष बने और सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को प्रथम भारतीय अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है। आज़ादी के बाद की बात करें, जीवी मावलंकर साहब को प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। अगर बात की लोकसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष की, तो पहले भारतीय अध्यक्ष जो विट्ठल भाई पटेल साहब ये थे। और पहले भारतीय आज़ादी की बात अगर पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर साहब को अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, या अध्यक्ष जैसे लोग अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, क्या अध्यक्ष बनने के बाद उसे शपथ दिलाई जाती है, नहीं दिलाई जाती, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। क्योंकि इस जो अगर आप आरएस वगैरह या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, अदर स्टेट का भी, तो आपको ये जानना जरूरी है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है उसको कैसे नियुक्त किया जाता है और उसको शपथ वगैरह है या उसको जो कार्यकाल है वो कितना है। तो बात कर लेते हैं हम पहले लोकसभा का अध्यक्ष कि भाई इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं लोकसभा में, वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन करते हैं, खुद में चुनते हैं वोटिंग करके। कार्यकाल की बात की जाए भाई, लोकसभा के भंग होने पर या तो लोकसभा भंग हो जाए तब अध्यक्ष का कार्यकाल तब भी अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, समाप्त नहीं होता है लोकसभा भंग होती तब तक, बल्कि अगली जो लोकसभा की जो पहली बैठक होती है वो है तब तक अपने पद पर बना रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई लोकसभा खत्म हो गई या लोकसभा को समाप्त कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उसका पद भी खत्म हो जाता नहीं है भाई। जब अगली लोकसभा गठन होगा और जब लोकसभा की प्रथम बैठक होगी तब तक वो व्यक्ति क्या करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष को हटाने की बात की जाए तो हटाने का जो प्रस्ताव हो 14 दिन का उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, अध्यक्ष को, और उसे लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। क्योंकि लोकसभा के मेंबर इसको चुनते हैं तो हटाएंगे भी, जाहिर सी बात है कि लोकसभा के मेंबर ही हटाएंगे। ऐसा करने से पहले लेकिन 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। और जो लोकसभा है उसमें तत्कालीन जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत यानी प्रभाव बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बहुमत की बात करें तो बहुमत होगा 2/3 बहुमत की बात की जाती है, ठीक है। जब जो अध्यक्ष होता है उसको हटाने का जो प्रस्ताव सदन में रहता है उस समय ये पीठासीन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो पीठासीन अधिकारी नहीं होता, मतलब अध्यक्ष के रूप में नहीं रहेगा उसमें। लोग पीठासीन अधिकारी का मतलब है कि उसमें वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वो संसदीय कार्यों में भाग ले सकता है तथा सामान्य मत दे सकता है, निर्णायक मत नहीं दे सकता। सामान्य मत का मतलब है कि वो सदस्य के रूप में तो मत को दे सकता है, लेकिन जब अध्यक्ष के रूप में वो मत नहीं दे सकता। क्योंकि लोकसभा में जब भी कोई देखिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर जो मेंबर है पहले सदस्य अपना मत देते हैं। अगर अगर मान लो दोनों को किसी को बहुमत ना मिले उस मेंबर में, तो जो निर्णायक मत है वो दिया जाता है। मान लो जैसे लोकसभा में 100 मेंबर है और 100 में से 50 लोगों ने एक कोई विधेयक आया उसे 50 लोगों ने उसके खिलाफ दिए प्रस्ताव दिया और 50 ने उसके समर्थन में दिया, तो उसमें क्या हो गया, बराबरी भी हो गया कि 50 ही समर्थन में है 50 ही खिलाफ है। तो उस समय क्या पहले क्या होता है, जब लोकसभा का अध्यक्ष रहता है उस समय क्या होता है, निर्णय मत देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब भाई वो मत दे सकता है, लेकिन अगर निर्णय मत की बात है तो निर्णय मत वो नहीं दे सकता। जो ब्रिटेन है उसमें स्पीकर निर्वाचित होने के बाद अपने दल से त्यागपत्र देता है। ब्रिटेन में स्पीकर निर्वाचित होने के बाद अपने मतलब भारत में क्या है कि मान लो
अगर बीजेपी से कोई लोकसभा सांसद है या कांग्रेस से कोई लोकसभा का अध्यक्ष है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अध्यक्ष बन गया है लोकसभा का तो वो अपने पद से त्यागपत्र देगा भाई संसद के रूप में, सदस्य के रूप में, नहीं नहीं, वो उसी पार्टी का मेंबर रहेगा। ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, मान लो वहाँ की कोई स्थानीय पार्टी है, उससे उसने चुनाव जीता है, फिर वो लोकसभा का अध्यक्ष बन गया है, वहाँ के जो स्पीकर बन गया है, तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा अपनी पार्टी से। ये भारत में ये नहीं है। अब हम अध्यक्ष की जो शक्तियाँ होती है भाई, क्या क्या इसको मतलब लोकसभा में इसको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है हमारे अध्यक्ष साहब को, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली बात तो कि वो जो लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है, एक तो ये है। और ये है कि वो जो वह लोकसभा के नियमों को लागू करता है और वो सदन होता है उसमें अनुशासन को बनाए रखता है। ठीक है। बराबरी की स्थिति है अगर मत में, तो अब वो अध्यक्ष क्या करता है, निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में कौन बताएगा, कि लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा, और उसका जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। ठीक। और उसके निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती इस मामले में। याद रखना, लोकसभा का कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और इसके निर्णय को ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष क्या करता है, सदस्यों को, जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनके त्यागपत्र को कौन स्वीकार करते हैं, उनके त्यागपत्र को स्वीकार करता है। ठीक है। संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता है। ठीक है। लोकसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर लोकसभा अध्यक्ष को कोई समिति है उसमें सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, उसका अध्यक्ष बन जाएगा। ये भी याद रखने वाला है। अगर वही लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किसी भी उसका चुनाव आता है, तो वो अध्यक्ष बन जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति में होता है, उपराष्ट्रपति साहब में होता है ऐसा। प्रोटेम स्पीकर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लगा लो आप। अभी काफ़ी स्टेट पीसी से आ रहा है, पिछले साल शायद पूछा गया था, पिछली बार 2018 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा हो, कंपटीशन बढ़ रहा है, उस तरीके से एग्जामिनर आजकल के नए नए क्वेश्चन बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। पहली बात तो ये प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है। क्या है, अस्थायी पद है। नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। कार्य क्या है भाई, कार्य है कि जो लोकसभा होते हैं उसका अध्यक्ष का निर्वाचन करवाते हैं ये लोग। ठीक है। लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति और अध्यक्ष तो बताया दिया मैंने, उनमें से वरिष्ठ सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। ठीक है। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है हमारे, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वीरेंद्र कुमार। 16वीं की बात की जाए तो भाई आपको 17वीं का याद रखना है, वैसे तो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के दृष्टि यही है, फिर भी 16वीं के ऊपर देख लो, कमलनाथ थे 16वीं के। ठीक है। अध्यक्ष का निर्वाचन किया, चुनाव करवाता है, सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाई प्रोटेम स्पीकर को कौन सा शपथ दिलाएगा, तो प्रोटेम स्पीकर को हमारे राष्ट्रपति साहब शपथ दिलाएंगे, और नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। ठीक है। लेकिन ये पूछा जाए कि भाई जो अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन और जो सदस्य होते हैं, पहली बात, अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष के रूप में कहीं शपथ नहीं लेता, वो जब लोकसभा का सदस्य बनता है उसी रूप में शपथ लेता है। और उनको शपथ कौन दिलाता है, तो भाई प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा के जो सदस्य होंगे, ठीक है ना, उन सबको शपथ दिलाएंगे। और एक अस्थायी पद है कुछ समय के लिए, जैसे अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है लोकसभा में से, वैसे ही इसका पद समाप्त हो जाता है। ये जो लिखा हुआ भाई, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद सप्ताह समाप्त हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपको याद है भाई, प्रोटेम स्पीकर की चुनता कौन है, स्पीकर की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, और शपथ कौन दिलाता है, ये भी याद रखना, शपथ भी इसको राष्ट्रपति दिलाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि भाई जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, शपथ किसके द्वारा, यह लिखा हुआ नहीं है, शायद इसमें रह गया होगा। 17वीं लोकसभा की बात करें, प्रोटेम स्पीकर यह अस्थायी पद है एक तरह का। वीरेंद्र कुमार अध्यक्ष का निर्वाचन करवाता है और सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है लोकसभा के। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाई जाती है। आगे चलते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं भाई, किसकी नियुक्ति कैसी होती है, वही है निर्वाचन और अध्यक्ष के समान होगा। जो लोकसभा के मेंबर होंगे वही अपने में से उपाध्यक्ष का चुनाव भी करेंगे। ठीक है। 18 का लोकसभा के भंग होने तक कार्यकाल इसमें साफ लिख रहा है कि जैसे लोकसभा भंग होगी, उपाध्यक्ष का पद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है।
हटाने की प्रक्रिया वही है कि भाई 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और लोकसभा में फिर कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है। जब कार्य क्या है, जब अध्यक्ष नहीं होगा मान लो, उसकी अनुपस्थिति में ये लोकसभा की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता करता है। और जो शक्तियाँ होंगी भाई, अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा तो जाहिर सी बात है जो अध्यक्ष को जो शक्तियाँ प्राप्त होंगी नियम बनाने की या जो भी है वो इसको प्राप्त होंगी, उपाध्यक्ष को। जब किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो वह उसका अध्यक्ष बन होता है। ठीक है। इसको भी वही बात है भाई, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को संसदीय कोई समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा उसका अध्यक्ष। 10 सदस्यों का पैनल, ये क्या, ये देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई। 10 सदस्यों का पैनल क्या है? लोकसभा के सदस्य अपने में से इनका अपने मेंबरों को मिला के 10 मेंबरों को मिला के इस पैनल को बनाते हैं। ठीक है। जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, मतलब दोनों ही नहीं है, दोनों ही प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में, तो क्या करते हैं, कोई समिति है लोकसभा की, तो पैनल के सदस्य क्या करते हैं, बैठक होती है उस समय कोई समिति वगैरह की, तो उसकी क्या करते हैं अध्यक्षता। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन की जाएगी, राष्ट्रपति। क्या काम हो गया भाई ये 10 सदस्यों मेंबर का। मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई नहीं है लोकसभा में, तो क्या करेंगे, बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। पद तो है, पद तो भरा जा चुका है, लेकिन उस समय अनुपस्थित है। लेकिन अगर रिक्त है तो अस्थायी सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई कि लोकसभा में अस्थायी सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे राष्ट्रपति साहब है या महोदय जी हैं उनके द्वारा। राज्यसभा से भी बात कर लेते हैं। ठीक। ये सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। जब सभापति नहीं होगा राज्यसभा में तो उस समय क्या करेगा, ये बैठक की अध्यक्षता करता है। इसकी वही शक्तियाँ होंगी जो सभापति के पास होती है, जब ये अध्यक्षता करेगा बैठक की। ठीक है। सदस्यों का पैनल राज्यसभा द्वारा तैयार किया जाता है और लोकसभा की बात ही इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती। लोकसभा पैनल में तो 10 मेंबर फिक्स थे, 10 मेंबर होंगे उसमें तो। ठीक है। जो जब राष्ट्रपति वगैरह ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो मीटिंग होंगी, उनकी अध्यक्षता करेंगे वो, उनमें से कोई मेंबर। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, सदस्य निश्चित नहीं है इसमें। सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्यों की बैठक का भाई, पैनल के सदस्यों में से कोई भी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है। जिसको वो चुने सर्वसम्मति से। यदि उपसभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो, इसमें वही है कि भाई राष्ट्रपति अस्थायी सभापति की नियुक्ति करेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अगर अस्थायी सभापति की नियुक्ति करनी है, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा, ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हमारे। अब देख लेते हैं भाई इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है हमारे, कलम 88 जो अनुच्छेद है वहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा पहला भाई अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का कार्यकाल, वो से सभापति भी है इसमें, सॉरी लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप देख इसमें जोड़ लेना कि 90 में जो सभापति होगा राज्यसभा का या उपसभापति होगा, उसको हटाने का जो प्रावधान है, क्या प्रक्रिया होगी और उसका कितने साल का कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 91 में जब सभापति नहीं होगा तो उस समय क्या करेगा, उपसभापति जो बैठकें होंगी उनकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा और राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी सभापति की नियुक्ति के बारे में प्रावधान 91 में है। 92 में पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो विचारित होने पर सभापति जो उपसभापति होंगे वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। वही 93 में अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 94 में जो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो हटाने की प्रक्रिया है, 94 अनुच्छेद। 95 में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष और पैनल द्वारा, और अस्थायी जो अध्यक्ष होता है लोकसभा में उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब द्वारा। पद से हटाने का जब प्रस्ताव विचाराधीन दिन होगा 96 के अंतर्गत, उस समय जो अध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी होंगे, अधिकारी नहीं होंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। मैंने तो अनुच्छेद दिया गया। 89 में क्या है, राज्यसभा सभापति उपसभापति। 90 में क्या है, उपसभापति राज्यसभा सभापति और उपसभापति का कार्यकाल हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कैसे हटाया जाएगा। 91 में क्या है, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति मीटिंगों की वो करेगा, अध्यक्षता करेगा, तथा जब दोनों का पद रिक्त होगा सभापति और उपसभापति का तो अस्थायी सभापति की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति महोदय द्वारा। 91 हो गया। 92 में भाई पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर सभापति और उपसभापति व उनका पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य न करना। इनमें 4 जोड़ जाओ। 89 में 4 जोड़ेंगे 93 में, तो भाई यहाँ राज्यसभा के सभापति
तो लोकसभा की सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद हो जाएगा। 90 में 4 जोड़ेंगे 94, वही 98 कार्यकाल 98 प्रक्रिया होगी लोकसभा की। 91 में 4 में 95, 4 जोड़ से मतलब कुल मिला के बाद। अगर आपको राज्यसभा के अनुच्छेद याद हैं, 89 में सभापति उपसभापति, 90 में क्या है 98 की प्रक्रिया और कार्यकाल, 91 में क्या है भाई अनुपस्थिति बारे बताया गया कौन कौन मीटिंग में बैठे कर सकता है, और 92 में भाई जब उनको हटाने कोई प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होगा तो उसमें वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक, अब बात कीजिए सदन का नेता कौन होगा। सदन का नेता प्रधानमंत्री, जिस सदन का सदस्य होता है वो सदन का नेता भी होता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा का सदन का नेता भी होगा लोकसभा में, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही सदन का नेता होगा। ठीक है। दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को सदन का नेता घोषित कर सकता है। विपक्ष का नेता, ये पद 1969 से हमारे उसमें है, प्रचलन में है, उससे पहले नहीं था। और 1977 में क्या किया गया भाई, 1969 में तो आ गया, 1977 में क्या किया गया, इसे कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनके समान दर्जा दिया गया विपक्ष नेता को। ठीक है। विपक्ष का दल दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 10% सीटें होना आवश्यक है हर दल से। भाई लोकसभा में से भी क्या होना चाहिए 10% सीटें, ठीक, और राज्यसभा से भी 10% सीटें प्राप्त होना चाहिए। 10% सीटें, 10% सीटों का मतलब है कि जैसे अभी हमारे लोकसभा में 550 मेंबर है टोटल, कुल मेंबर की बात कर रहा हूँ तो 550 में 55 मेंबर है, 55 सदस्य लोकसभा से उस जो होती है उस पार्टी से जीत के आना चाहिए, तभी विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होगा। व्हीप सचेतक क्या होता है। व्हीप सचेतक प्रत्येक राजनीतिक दल होता है वो सदन में अपना एक व्हीप नियुक्त करता है, जो उस सदन के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करेगा अपनी पार्टी के। ठीक है। और उनसे जो निर्देश होते हैं पार्टी के उनका पालन भी करवाएगा। अगर कोई सदस्य व्हीप के जो निर्देश होते हैं उनका उल्लंघन करता है और अगर 15 दिनों पार्टी उसे माफ़ नहीं करती है तो ठीक है ना, उसे दल बदल के आधार पर दोषी माना जाएगा और उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है। गुप्त मतदान में व्हीप जारी नहीं किया जाता, याद रखना, गुप्त मतदान में कभी व्हीप जारी नहीं किया जाता। छायामंद, ये ब्रिटेन परंपरा है। ठीक है। मतलब जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं वैसे एक अनौपचारिक रूप से एक व्यवस्था की जाती है उनकी सम्मान मंत्रिमंडल की। ठीक है। ताकि जनता वास्तविक कैबिनेट और शैडो कैबिनेट की बीच तुलना कर सके और सरकार में नैतिक दबाव भी उत्पन्न होगा। किचन कैबिनेट की व्यवस्था, तो भाई किचन कैबिनेट क्या होता है, प्रधानमंत्री को जो प्राइवेट लोग होते हैं प्रधानमंत्री साहब उनकी एक मीटिंग बना उनका एक गुट बना देते हैं जो प्रधानमंत्री साहब को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देते हैं। ठीक है। त्रिशंकु, जब किसी भी जो पार्टी होती है उसको सदन में पूर्ण बहुमत ना मिले या बहुमत ना मिले तब तीन से अधिक जो पार्टियाँ होती है वो मिलकर जब उसका एक पार्टी को समर्थन देती है, मतलब उनसे क्या होता है कि सरकार बनाई जाती है, उससे कहते हैं। लैम्डेक सेशन, जब नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का यदि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो पुरानी लोकसभा का सत्र जो बुलाया जाता है उसे लैम्डेक सेशन कहते हैं। और जो सदस्य पुरानी लोकसभा थे और नई लोकसभा में नहीं थे, मतलब हार के चुनाव, वो क्या करते हैं, वो लैम्डेक सदस्य कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये तो ऐसे। अनुच्छेद 97 भाई, सभापति उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन में भत्ते किसमें है, 97 में। वेतन भत्ते अनुच्छेद 97 में, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा के उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष की वेतन भत्ते 97 में। 98 में सचिवालय की व्यवस्था है भाई, 98 में सचिवालय। 99 में क्या है, 99 संसद के जो सांसद वगैरह शपथ लेते हैं उसके प्रतिरूप, और कैसे है भाई कि वो अनुच्छेद 3 के प्रारूप के अनुसार शपथ लेंगे। और ये राष्ट्रपति को जो प्रतिनिधि होगा प्रोटेम स्पीकर उसके समक्ष लेंगे। 99 में क्या है, शपथ। ठीक। अनुच्छेद 100 में क्या है, गणपूर्ति, 10% चाहिए गणपूर्ति के लिए किसी भी सदन में मेंबरों में। ठीक है। कोई सदन चलाना हो तो उसके जो पूर्ण मेंबर होते हैं, ठीक है, वर्तमान जो मेंबर होते हैं उनका 10% सदस्य उसमें परसेंट होना जरूरी होता है। और वैसे 10% है या 2 चीज़ें इसमें यहाँ, और 1/3 भी है गणपूर्ति के लिए।
स्थानों का रिक्त होना, ये बताया गया 101 में। यदि कोई लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो 10 दिन के अंदर ये बताएगा कि भाई उसने, मान लो कोई व्यक्ति है एक ही टाइम पर राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त हो गया और लोकसभा का सदस्य भी नियुक्त हो गया, ठीक है, तो उसे 10 दिन के अंदर ये बताना होगा, लिखित में देगा वो कि भाई मैं राज्यसभा से मेंबर रहूँगा या लोकसभा से। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा कि भाई उसकी जो राज्यसभा की सदस्य होता होगी ना वो खत्म हो जाएगी, वो सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही रहेगा। और यदि कोई मेंबर पहले से लोकसभा का सदस्य है और फिर बाद में राज्यसभा का मेंबर बन गया, या कोई पहले से राज्यसभा का सदस्य है और बाद में लोकसभा मेंबर बन गया है, तो अगर वो पहले लोकसभा का था, है ना, और बाद में राज्यसभा बना है, तो अगर वो बताता नहीं है तो वो जो पहले वाला सदन होगा उसमें उसकी वहाँ से उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक मतलब समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों से जीत जाता है, मान लो जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब भी इस बार 2 सीटों से लड़े थे, एक तो वाराणसी थी और एक उन्होंने, हमें याद नहीं आ रहा, और जैसे हमारे राहुल गांधी साहब है, कांग्रेस के नेता है, वो अमेठी से चुनाव लड़ा था, और एक कांग्रेस कर्नाटका से सीट है, क्या नाम है, जहाँ से भी उन्हें अयोग्य करार दिया गया। तो दोनों में से अगर कोई मेंबर 2 सीटों से मान लो चुनाव लड़ा और दोनों से क्या गया, जीत गया भाई, तो उसे 14 दिन में ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस सीट से ही, मतलब जो लोकसभा होंगे उसमें इस सीट को ही या इस लोकसभा क्षेत्र को ही प्रेजेंट करूँगा लोकसभा में, ठीक है। अगर वो 14 दिन में ये नहीं बताता है तो क्या होगा कि उसकी दोनों सदनों की सदस्यता खत्म हो जाएगी, और ये अनुच्छेद 101 में बताया गया है, ठीक। उसके बाद एक अगली में तुरंत भाई कोई व्यक्ति लोकसभा से निर्वाचित हो गया और कोई राज्य विधानसभा से भी निर्वाचित हो गया है, तो उसे 14 दिन के अंदर एक स्थान को खाली करना होगा, और अगर नहीं करता तो उसकी संसद की सदस्य यानी लोकसभा की सदस्यता उसकी खत्म हो जाएगी। विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, ये याद रखना भाई, लोकसभा से भी जीत गया वो और वो राज्य विधानसभा जीत गया है, और अगर वो 14 दिन में नहीं बताता है यार, अपना एक स्थान रिक्त नहीं करता है कहीं से भी, तो क्या होगा कि लोकसभा की सदस्यता होगी, मेंबरशिप होगी लोकसभा से, वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि कोई सांसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता तो उसका संसद की सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति था लोकसभा से था, राज्यसभा से सदस्य था, अगर उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना दिया गया तो जाहिर सी बात है उसे लोकसभा और राज्यसभा से सीटों को खाली करना होगा, ठीक है। अगर कोई सांसद राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो भी उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यदि न्यायालय किसी चुनाव को रद्द घोषित कर दे तो भी उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर कोई मेंबर सदन की अनुपस्थिति के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है मीटिंगों में, तो संसद उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सूचना दे के अनुपस्थित रहता है तो संसद उसकी सदस्यता को क्या करेगा, खत्म समाप्त नहीं करेगा। यदि कोई सांसद अध्यक्ष सभापति को अपना त्यागपत्र दे तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना यहाँ ये है कि भाई वो त्यागपत्र दे देगा, लेकिन जब वो जो अध्यक्ष या सभापति होगा जब उसका त्यागपत्र स्वीकार करेंगे तभी वो सदनों की मतलब उस सांसद की सदस्यता खत्म होगी। अनुच्छेद 2 में सांसदों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है सांसदों की अयोग्यता? भाई तो भारत का नागरिक ना रहे तब भी उसकी सांसद की सदस्यता खत्म की जा सकती है, यानी उसने किसी दूसरे देश की जो नागरिकता उसको ग्रहण कर लिया हो, ठीक है। वो किसी भारत सरकार की कोई लाभ धारण करता हो, राज्य सरकार है भारत सरकार के अंतर्गत, तो भी उसकी सदस्यता उसको ख़त्म किया जा सकता है। उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, उसे विकृत घोषित कर दिया हो, विकृत, ठीक है। और संसद ने कोई अन्य अयोग्यता निर्धारित कर रखी हो तो भी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमारे राहुल गांधी साहब है उनको इसके तहत 51 के तहत उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसके तहत? 81 के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की। कोई व्यक्ति उसे चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी माना जाए, ठीक है। किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है, मान लो 2 साल से अधिक की सजा हो जाए किसी व्यक्ति को, तो भी उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी जो खर्च होता है उसका ब्यौरा नहीं दे पाया हो तो भी हो जाएगी। अगर उसे सरकारी ठेका कार्य सेवा में कोई रुचि ना हो तो, ठीक है। यदि वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर ना हो जिसमें सरकार का हिस्सा 25% हो,
मान लो किसी निगम या कोई कोई निगम है, ऐसा निगम, उसमें ऐसा पद धारण करता है जिसमें वो निदेशक प्रबंधक के रूप में, और वो जिसमें सरकार की सीट 25% ज़्यादा होनी चाहिए, अगर उसमें सदस्य है तो भी उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। अगर भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता तो भी चली जाएगी, ठीक है। और रिश्वतखोरी, ये रिश्वतखोर या सतता बढ़ाने रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया गया हो तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। उसे छुआछूत, दहेज, सती प्रथा जैसी है ना, जैसे सामाजिक कुरीतियाँ, उनमें अगर वो लिप्त पाया गया तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है कि भाई कौन सा मेंबर, ये रुको एक बार मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ मैं। भाई निर्णय कौन करेगा, निरारता होगा तो राष्ट्रपति मोदी साहब करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए क्या करेंगे, वो चुनाव आयोग होगा, उसकी सलाह लेंगे। संसद के सदस्यों संबंधी नियोक्ताओं के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 102 में बताया गया। और बात की जाए कौन करेगा, तो राष्ट्रपति साहब ही उन्हें अयोग्य घोषित करेंगे, ठीक। अनुच्छेद 103 में बताएंगे भाई सांसद सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया गया 103 में। 102 में क्या है, अयोग्यता के बारे में, ठीक है। अच्छा सॉरी 102 में तो अयोग्य, भाई अयोग्य किस किस को अयोग्य किया जा सकता है, संसद की जो सदन की वो होती है उससे। और 103 में क्या आ गई, जो निर्णय है वो राष्ट्रपति साहब लेंगे चुनाव आयोग की सलाह पर। और कोई व्यक्ति मान लो संसद का सदस्य नहीं है और वो फिर भी सदन की कार्रवाई में भाग लेता है जबरदस्ती, तो अनुच्छेद 104 के अंतर्गत किया जाएगा, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा जाएगा। एक दिन की अगर मीटिंग मारे तो 500 रुपये के हिसाब से। अनुच्छेद 105 में सांसदों, संसदीय समितियों और सदन के जो विशेषाधिकार होंगे, सामूहिक विशेषाधिकार बताए गए हैं दोनों सदन के संबंध में। वे सदन को अपनी कार्रवाई, रिपोर्ट, वाद विवाद को प्रकाशित करने और उन्हें अन्य को इसे प्रकाशित करने से रोक सकती हो। वो सदन की कार्रवाई की कोई रिपोर्ट वगैरह है या वाद विवाद है, वो उसको खुद भी प्रकाशित करने से रोक सकती है। और कोई अन्य अगर प्रकाशित कर रहा है तो उसको भी रोका जा सकता है, उसके द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। 44वां जो अमेंडमेंट होता है संविधान को 1978 में, उसमें यह भी कहा गया है कि भाई 19 सदन की पूर्व अनुमति के बिना सदन की कार्रवाई को सही रिपोर्ट के संसद सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया गया है। किंतु ये सदन की गुप्त, मतलब वो जो सब प्रेस होता है, जो मीडिया है, वो सदन की कार्रवाई को प्रकाशित तो कर सकता है, लेकिन अगर गुप्त बैठक है तो उनका प्रकाशन नहीं कर सकता, उस पर निरोध किया गया है, ठीक है। वह कार्रवाई से किसी भी या अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है, तब कुछ आवश्यक मामले विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक भी कर सकती है। संसद अपने कार्रवाई के संचालन, कार्य प्रबंधन और इन मामलों में निर्णय तो नियम बना सकती है। वह संसद अपने कार्यों के संचालन के लिए, उनके प्रबंधन के लिए नियमों का निर्माण कर सकती है। यह सदस्यों के साथ साथ जो बाहरी लोग हैं उनके विशेषाधिकार के हनन या सदन का अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दंडित कर सकती है। भाई कोई मेंबर है सदन का, वो अगर किसके या तो इसके विशेषाधिकार है सदन के, उनका हनन करता है या सदन की अवमानना करता है, ठीक है, तो उसे वह चेतावनी दी जा सकती है सदन के द्वारा, या कारावास से दंडित किया जा सकता है। यह जांच कर सकती है कि गवाह की उपस्थिति व संबंधित पेपर व रिकॉर्ड का आदेश दे सकती है, ठीक है। सदन में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार करना है सदन के, तो उसके लिए क्या होगा भाई, जो पीठासीन अधिकारी होगा, अध्यक्ष या सभापति, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। न्यायालय सदन में इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो सांसदों को मिले हैं वो क्या है भाई, अगर कोई संसद की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई करने से पूर्व 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसे बंदी नहीं, मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है। कोई सदन चल रहा है, उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये केवल ये जो है आपराधिक मामलों में नहीं है, सिविल मामलों में ये सकती, आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है भाई। उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। भाई उन्होंने सदन में कोई भाषण दिया हो, वो कैसा भी दिया हो, संसद इससे कोई मतलब नहीं, मतलब न्यायालय इससे कोई मतलब नहीं रखेगा।
ऐसा नहीं है कि भाई न्यायालय में चले गए और आप वही सही और गलत ठहराने लगे, नहीं। न्यायालय ऐसे मामलों को नहीं सुन सकता। कोई सदस्य सांसद या इसकी किसी समिति में दिए गए वक्तव्य, ठीक है, या मत के लिए किसी भी न्यायालय में कि किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वही संसद में कोई वक्तव्य देता है, कुछ बोल देता है, तो उसके लिए किसी भी कारण जो न्यायालय है उसकी कार्रवाई, उस पर किसी भी तरह की न्याय कार्रवाई नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये है भाई, वह न्याय निर्णय सेवा से मुक्त है। संसद सत्र के समय सदस्य न्यायालय में जो लंबित कोई मुकदमा हो तो उसमें उपस्थित होने से मना कर सकते हैं भाई, ठीक है। मैंने क्या है कि बच्चा कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में अगर वो दोषी है तो उसको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में जब सदन चल रहा हो तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। सदन में कुछ भी बोलता है, भाषण वगैरह देता है, तो न्यायालय को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। न्यायालय इस चीज़ पे मतलब वो नहीं ले सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। दो ही चीज़ें, ठीक। अब देखते हैं अनुच्छेद 106 को। सांसदों के जो वेतन में बढ़ते हैं, ठीक है, जो सांसद के रूप में होते हैं, चाहे लोकसभा मेंबर हो चाहे राज्यसभा के, तो सांसद ही कहलाते हैं। तो उनकी जो वेतन होते हैं उनके बारे में बताया 106 में। 107 में साधारण विधेयक के बारे में बताया गया, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, निजी और सरकारी। सरकारी कोई मंत्री जारी करता है, मंत्री ने कोई प्रस्ताव जारी किया तो सरकारी विधेयक है, और कोई अन्य विधायक होते हैं वो जारी करते हैं, वो निजी विधेयक है। मंत्री के अलावा कोई भी व्यक्ति जो संसद का मेंबर है और अगर कोई विधेयक कोई प्रस्ताव पेश करता है तो वो क्या निजी विधेयक है, और मंत्री जारी करेगा सरकारी। विधेयक में 3 चरण होते हैं, पहले याद रखना। प्रथम पार्ट में इसमें विधेयक का सामान्य परिचय दिया होता है, ठीक है। इसमें कोई चर्चा ना ही संशोधन होता है, वह सामान्य परिचय दिया होता है प्रथम पार्ट में। और यदि विधेयक गजट में प्रकाशित हो चुका है, गजट में प्रकाशित होते हैं मतलब अखबार, गजट होता है, अखबार में नोटिफिकेशन आ जाता है सरकारी समाचार पत्रों में, उसे प्रथम पाठन माना जाता है। प्रथम पाठन द्वितीय पाठन के 3 चरण होते हैं, ठीक है। तो वो 3 चरण कौन कौन से? पहला सामान्य, उसमें सामान्य रूप से चर्चा होगी, विधेयक परिवहन समिति को सौंपा जाएगा और संयुक्त समिति दोनों को उसको सौंपा जाएगा। हो सकता है कि जनता की राय जानने के लिए उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए, ठीक है। समिति स्तर पर विधायक को खंडों में विभाजित करती है, पर समिति प्रत्येक खंड पर विचार से चर्चा करती है, अगर कोई संशोधन करना हो तो फिर संशोधन करती है। विचार विमर्श, सदन प्रत्येक खंड पर विस्तार चर्चा करता है, सदन यथा संशोधन करता है, प्रत्येक भाग को सदन मतदान द्वारा पारित। अगर हमारा स्पिरिट का एजेंडा तो हमें इतना याद रखना है कि जो विधेयक होता है वो उसके कितने चरण, तो 3 चरण है। ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रथम द्वितीय वाले को डिटेल्स पढ़ रहे हैं, ये है मेंस के क्वेश्चन, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तृतीय पठन में क्या होता है, एक मिनट रुको, हाँ। तृतीय पठन में क्या होता है कि जो इसमें समग्र विधेयक पर चर्चा होती है, पूर्ण विधेयक के पक्ष और विपक्ष के रूप में, ठीक है। यदि विधेयक में संशोधन नहीं किया जाता और व्याकरण के अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि तृतीय पठन में, आप समझे नहीं, तृतीय पठन में कभी भी है ना विधेयक को संशोधित नहीं कह सकता। द्वितीय जो पाठन था उसी में संशोधित किया जाता है। इसमें सिर्फ इसकी जो व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ होती है इसमें उनको दूर किया जाता है, ठीक। विधेयक को पारित किया जाता है, पहले सदन से पारित होता है तो ये दूसरे सदन को भेजा जाता है, दूसरा सदन होता है उसमें भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक किसी विधेयक को रोक सकता है। यदि दूसरा सदन विधेयक को संशोधित रूप से पारित करता है तो विधेयक को पुनः पहले सदन में भेजा जाता है। मान लो पहले सदन ने विधेयक को पास करके और दूसरे सदन के पास भेज दिया, अब दूसरे सदन उसमें क्या किया, कोई संशोधन किया है, संशोधन नहीं करता है तो ठीक है भाई, वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, दूसरा सदन में उसे पास कर देगा। तो लेकिन अगर दूसरे सदन ने कोई संशोधन कर दिया उसमें, तो फिर से वो पहला सदन है उसके पास आएगा और वहाँ से पारित होने के बाद फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। दोनों सदनों के द्वारा विधेयक एक ही रूप में पारित किया होना चाहिए, मतलब कोई भी नहीं भाई, जैसा सेम टू सेम पारित होना चाहिए दोनों सदनों से, ठीक है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही विधेयक को क्या कहता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ये था 107 में पाठन के बारे में बताया कि भाई विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सरकारी निजी, तथा एक विधेयक को पारित कराने के 3 पाठन होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय।
प्रथम का मतलब है कि सरकारी अखबार वगैरह में समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाएगा तो प्रथम पाठन मान लिया जाएगा। दूसरे पाठन में क्या होता है कि पर्वत समिति और संयुक्त समिति को भेजा जाता है, तो उसमें संशोधन होते हैं, हो गया, ठीक है। फिर तृतीय पाठन होगा, तृतीय पाठन में क्या होगा, सिर्फ व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ दूर की जाएगी और दोनों सदनों से पास करा लिया जाएगा। और दोनों सदन जो पास होना चाहिए विधेयक, वो एक ही प्रारूप में होना चाहिए। मान लो पहले सदन ने पास कर दिया है और दूसरे सदन ने उसमें कोई संशोधन किया करके पास किया, तो वो ये जो विधेयक होगा वो वापस पहले वाले सदन के पास आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 160 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है। एक सदन विधेयक को पारित करता है, दूसरा सदन विधेयक को पारित ना करे, दोनों सदनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा सदन कितने दिनों तक विधेयक को रख सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक बुलाए कौन, तो ये बैठक बुलाएगा राष्ट्रीय सभा बुलाएंगे संसद के संयुक्त बैठक को। और ठीक है, अध्यक्षता कौन करेंगे, तो वही लोकसभा के अध्यक्ष साहब करेंगे, ठीक। और उससे मान लो लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है उस समय, तो वह अध्यक्ष करेगा उसकी अध्यक्षता। और वो भी अनुपस्थित है तो उसमें क्या करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है। और उसमें अगर सभापति उपस्थित नहीं है, उपसभापति राज्यसभा, तो क्या करेगा, सदन स्वयं में से किसी भी सदस्य को अध्यक्ष चुन सकते हैं, ठीक है। वही लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है, उसकी जो वो होती है बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, पहले तो वही लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष कर लेगा। वही लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है, ये भी होता कभी कभी, तो कौन करेगा, तो वही लोकसभा का जो राज्यसभा होती है उसका उपसभापति करेगा, ना कि सभापति, याद रखना, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और मान लो राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है, तो वह सदन फिर क्या करेगा, अपने में से किसी मेंबर को चुन लेगा कि भाई आप इसकी अध्यक्षता कीजिए, ठीक है। केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के मामलों में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, अन्य मामलों में नहीं बुलाई जा सकती है, याद रखना। साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक के दोनों के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अन्य किसी विधेयक के मामले में नहीं है। जैसे संविधान संशोधन, इसमें कोई नहीं है। और धन विधेयक का मामला है, वित्त विधेयक और धन विधेयक अलग अलग होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये याद रखना है। धन विधेयक और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, धन विधेयक अनुच्छेद 110, ठीक है। अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। दहेज 1962 में दहेज, जब दहेज प्रतिशत अधिनियम पारित किया गया था। 1978 में जब बैंक सेवा आयोग समाप्ति अधिनियम पारित किया गया था। और 2002 में जब पोटा या आतंकवाद निवारक अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताइए। धन विधेयक में क्या क्या है, कोई किसी कर का अधिरोपण करना, उत्साधन करना, परिवर्तन करना या परिहार करना या विनियमन करना, ठीक है। कोई कर लगाना है सरकार, उत्साधन यानी खत्म करना है उसको, या उसमें परिवर्तन करना है, या परिहार करना है, या विनियमन करना है, ठीक है। ऋण, ऋण में देखते हैं भाई ऋण में क्या क्या बताया गया। तो ऋण में बताया गया भाई केंद्र सरकार कोई पैसा उधार रखती है किसी भी विश्व बैंक वगैरह किसी भी संस्था से, उसके बारे में बताया गया। ये भी केंद्र सरकार ने जो पैसा उधार ले रखा है वो भी किस में आएगा, धन विधेयक की परिभाषा में है। भारतीय संचित निधि है, वो जो आकस्मिकता निधि है, आकस्मिकता निधि होती है किसकी सिक्योरिटी में होती है, तो राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में, ठीक है, यहाँ लिख लेना। आकस्मिकता निधि की अपेक्षा ऐसी निधि में धन जमा करने और उसमें से निकालने की धन की जो शक्ति है वो। भारतीय संचित निधि से कोई धन का विनियोग करना है, निकालना है, खर्चा करना है, कहीं निकालना है, उसके बारे में बताया गया। भारतीय संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना और किसी प्रकार के व्यय में से राशि की वृद्धि। हाँ, भारतीय संचित निधि या लोक लेखों में किसी प्रकार धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या व्यय का इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा जोखा, इनसे संबंधित कोई भी अन्य प्रावधान हो। और धन विधेयक कौन घोषित करता है, भाई ये लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि ये कोई धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक की क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताया गया है।
धन विधेयक के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में बताया गया है। ये राष्ट्रपति पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। प्रमाणित कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष कि कोई धन विधेयक है या नहीं। और पारित करने से पहले राष्ट्रपति पूर्वानुमति ली जाती है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसका निर्णय अंतिम होगा। राज्यसभा धन विधेयक का स्वीकार नहीं कर सकती, वह सिर्फ इसे 14 दिन तक रोक सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 दिन के बाद में राज्यसभा उसे पारित मतलब लोकसभा उसे पारित किया मान लेगी। ठीक है, और उसे राष्ट्रपति के पास भेज देगी। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। ये लोकसभा राज्यसभा मतलब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है तो इसे पुनर्विचार के लिए लौटाने का कोई मतलब नहीं है। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, ये मोस्ट है भाई। धन विधेयक क्या है? प्राइवेट निजी विधेयक। ये सरकार तो सरकारी, क्योंकि मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 110, यदि किसी विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 के प्रावधान है तो ही वो धन विधेयक है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष इस पर लिखता है राज्यसभा भेजते समय, और राष्ट्रपति भेजते समय भी लिखता है कि ये धन विधेयक है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक प्रावधान है। 117 में क्या है? अनुच्छेद वित्त विधेयक। किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के प्रावधान के साथ साथ अन्य प्रावधान भी होने चाहिए। ठीक है, इतना लिख रखा है हमारे संविधान में भाई, उसमें 110 के प्रावधान भी होने चाहिए। अगर वित्त विधेयक होना तो अन्य प्रावधान। ये राष्ट्रपति पूर्वानुमति से पेश किया जाता है वित्त विधेयक भी, यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके बाद यह साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है। लेकिन इसे पारित कैसे किया जाएगा? साधारण विधेयक की तरह विधेयक को, और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की शक्ति आएंगे भाई, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इसे राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लौटा सकता है, और इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है कि नॉर्मल जो विधेयक होता है, और इसमें 110 के प्रावधान होना कंपलसरी है। हाँ, इसे भी केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 117(3) क्या कहता है? यदि किसी विधेयक में 110 का कोई प्रावधान नहीं हो किंतु संचित नीति से संबंधित कोई अन्य प्रावधान है तो इसे राष्ट्रपति पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु राष्ट्रपति अनुशंसा के बाद इस सदन पर चर्चा की जा सकती है इस पर। सभी धन विधेयक होते हैं वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो 117(3) इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई इसमें ये बताया गया कि अगर कोई विधेयक उसमें अगर 110 के अनुच्छेद के प्रावधान नहीं है, लेकिन उसमें जो धन है उसमें कोई उपबंध है जो हमारे संचित निधि से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसे राष्ट्रपति पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती रखने के लिए। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद सदन इस पर चर्चा कर सकता है। सभी धन विधेयक हैं वित्त विधेयक हैं। अगर 110 के प्रावधान शामिल हैं उसमें वित्त विधेयक में, ठीक है, तो क्या उसे राष्ट्रपति पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी और उसे केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 17(3) ये बोलता है कि उसमें अगर 110 का कोई भी उपबंध नहीं शामिल है और उसमें सिर्फ संचित निधि से संबंधित कोई अन्य प्रावधान है, सिर्फ संचित निधि से, ठीक है, वित्त, तो इसे राष्ट्रपति पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी सदन में इसे पेश किया सकता है। ठीक है, बस आपको ये याद रहना कि भी अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान है। ठीक है, और उसमें 110 के प्रावधान शामिल होना जरूरी है। और 117(3) में क्या कि अगर कोई विधेयक होता है उसमें 110 के तो अनुच्छेद प्रावधान नहीं है, और लेकिन कोई संचित निधि से संबंधित हमारे प्रावधान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे राष्ट्रपति पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में होता है, उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक है उसके मामले में क्या है कि उसे लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 111 में हमारे जो राष्ट्रपति सहमति के बारे में बताया गया, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, बता दिया हमने भाई, सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये सहमति देगा, ये सहमति को रोक लेगा या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा, ये 3 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 112 हमारे बजट का प्रावधान है। बजट का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण का, हमारे संविधान उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का ही नाम लिखा गया बजट के लिए। कुछ प्रस्ताव है उन्हें देख लेते। कटौती प्रस्ताव। कटौती में क्या होता है कि नीतिगत कटौती होती है। इसमें सरकार की संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है तथा अनुदान की मांग को कम करके कितना कर दिया जाता है, 1 रुपये। और इसमें क्या होगा, ये कर दिया जाएगा ना तो क्या होगा, सरकार गिर जाती है।
मितव्ययिता कटौती। इसमें जो बजट के फिजूल खर्चे होते हैं उनको उजागर किया जाता है तथा मितव्ययिता बरतने पर बल दिया जाता है। इसमें कटौती राशि निश्चित नहीं है, ये विपक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। सांकेतिक कटौती, इसमें सरकार की किसी योजना विशेष का आलोचना की जाती है। तो सरकार की कोई योजना विशेष उसकी आलोचना की जाएगी तो उसमें 100 रुपये की कटौती का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है। मेन तो क्या है, नीतिगत कटौती, उसमें क्या कर दिया जाएगा भाई, संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाएगी और अनुदान की मांग को कम कर कितना किया जाएगा, 1 रुपया। याद रखना कितना किया जाएगा नीतिगत कटौती में, 1 रुपया। मितव्ययिता में पैसों कोई वो नहीं है, वही फिजूल खर्चे को रोकने के लिए बस विपक्ष कुछ राशि है वो निर्धारित करेगा और उसकी कटौती कर ली जाएगी सरकार के उसमें बजट में से। सांकेतिक में भाई 100 रुपये कटौती की जाएगी। ठीक है। कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। कटौती प्रस्ताव के कारण बजट पर विस्तार से चर्चा होती है। ठीक है। अगर कटौती प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती। लेकिन ये पारित होता नहीं क्योंकि लोकसभा मंत्रिपरिषद का बहुमत होता है, इसलिए कभी पारित नहीं होता। संचित निधि पर पारित हुए कौन कौन से हैं, तो भाई 266 में हमारी संचित निधि है। अनुच्छेद दूसरी अनुसूची में दिए गए वेतन भी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जो सभी सदस्यों को वेतन मिलते हैं वो भी, और उच्चतम न्यायालय के अन्य सभी वे हैं, यूपीएससी के सभी वे जिसमें सारे होते हैं लोकसभा अध्यक्ष वगैरह या मेंबर वगैरह जो पैसा मिलता है। भारत सरकार का जो ऋण, भारत सरकार किसी ऋण देती है वो भी संचित निधि पर पारित होता है। अनुदान की मांगे 113 में है। कितने में अनुदान की मांगे, तो अनुदान की मांगे 113। 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है। ठीक है। अनुच्छेद 115 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ अनुदान की बातें की भाई, अनुपूरक अनुदान क्या होता है, अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, अधिक अनुदान क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। अनुपूरक जो अनुदान होता है वो किसी सेवा के लिए बजट में कोई राशि आवंटित की थी लेकिन वह क्या है, अपर्याप्त है, तो उस सेना के लिए धन कम पड़ जाए तो अधिक धन प्राप्ति के लिए अनुपूरक जो अनुदान दिया जाता है। मतलब सरकारी कोई योजना थी, ठीक है, कोई सेवा थी, उसके लिए बजट में कोई किसी एक निश्चित राशि का प्रावधान किया गया था लेकिन वो राशि क्या हो गई, कम पड़ गई, तो अब हमें और पैसा चाहिए तो इसके लिए अनुपूरक अनुदान चाहिए इसकी सेवा के लिए। अतिरिक्त अनुदान क्या है, कोई नई सेवा का सर्जन करना हो। ठीक है। कोई नई सेवा जिसका बजट में उल्लेख नहीं था, बजट में उल्लेख ही नहीं अतिरिक्त का, और कालांतर में सरकार को उसके लिए धन की जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त अनुदान पेश किया जाता है। ठीक है। अतिरिक्त अनुदान किस लिए, भाई नई सेवा का सर्जन करना है और उसके धन की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, तब जाके सरकार अतिरिक्त अनुदान पेश करती है। अधिक अनुदान क्या है, यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार किसी सेवा कर बजट में आवंटित की धनराशि से अधिक व्यय करती है तो अगले वित्त वर्ष में अधिक अनुदान पेश किया जाता है। भाई इस साल किसी सेवा के लिए निश्चित राशि को भाई रखी कि भाई 100 रुपये इस सेवा पर खर्च किए जाएंगे, लेकिन पैसा क्या हो गया, ज़्यादा खर्च हो गया भाई, 100 ज़्यादा खर्च हो गया, तो क्या करेगी सरकार, जो अगला वित्त वर्ष होगी उसमें उसके लिए अधिक अनुदान पेश करेगी। ये और ये जो मांगे हैं ये राष्ट्रपति के साथ साथ लोक लेखा समिति की पूर्वानुमति, इनके लिए क्या होता है कि पहले तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, उसके साथ जो लोक लेखा समिति होती है हमारी उसकी भी पूर्वानुमति, उसकी पहले अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है। सभी अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश की जाती है। अनुदान संबंधी कोई मांग हो, चाहे अतिरिक्त अनुदान हो, अनुपूरक अनुदान हो, चाहे कैसे भी अनुदान हो, उसके लिए क्या होगा, पहले हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 16 में क्या होता है कि लेखानुदान के बारे में बताया गया अनुच्छेद 16 में कि लेखानुदान क्या होता है, प्रत्यानुदान क्या है और अपवाद अनुदान। लेखानुदान प्रत्यय अल्पी है, लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। लेखानुदान क्या होता है, तो बजट की प्रक्रिया माह मई तक पूरी होती है। ठीक है। जबकि जो नया वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, तो इस अवधि अप्रैल और मई का जो खर्चा होता है उसको पूरा करने के लिए लेखानुदान की आवश्यकता होती है। वह बजट कब तक चलता है, बजट जो प्रक्रिया है वो मई तक चलती है, और बजट पेश के वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, अप्रैल से। तो जो अप्रैल और मई के लिए 2 महीनों के लिए खर्च के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसके लिए लेखानुदान पेश किया जाता है। प्रत्यय या अनुदान, यदि सरकार को अचानक से दे, आकस्मिक रूप में अचानक से किसी धन की जरूरत आवश्यकता होगी मान लो, और सरकार अस्था के कारणों का उल्लेख किए बिना यह अनुदान पेश करती है, मतलब कारण नहीं बताएगी, अचानक से पैसा जरूरत पड़ गई सरकार को तो सरकार कारण नहीं बताएगी, बस ये अनुदान पेश कर देगी बताना।
और ये किसकी तरफ पूर्वानुमति से पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। अपवादानुदान, यदि ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में प्रावधान नहीं है और सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो सरकार किसी अपवाद स्वरूप आवश्यकता के लिए अनुदान पेश करती है, और इसे भी क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। इसके लिए याद रखना, इसके लिए राष्ट्रपति पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती। एकमात्र अनुदान होता ऐसा होता है कि जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति कोई मतलब नहीं है। कौन सा है? अपवादानुदान। अंतरिम बजट का पता ही है, जब सरकार का टाइम कम बचाओ, कार्यकाल कम बचाओ, तो इस स्थिति में अंतरिम बजट पेश किया जाता है ताकि जो मुख्य बजट अगली निर्वाचित सरकार पेश कर सके। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 में संसद अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए स्वयं नियम बना सकती है। अनुच्छेद 118 कहता है कि संसद अपने कार्यों को चलाने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है। प्रश्नकाल कितने बजे तक होता है? 11 से 12 बजे प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है और लंच 1 से 2 बजे तक होता है। शामी कार्रवाई होती है 2 बजे बाद में शुरू होती है। प्रश्नकाल में क्या होता है कि सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा शून्यकाल है, इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के कोई मामला उठा सकता है जो लोकहित के लिए जरूरी है, जन कल्याण के लिए। राज्यसभा प्रश्नकाल में शून्यकाल अवधि लोकसभा की विपरीत होती है। 11 से 12 बजे तक शून्यकाल होता है और 12 से 1 बजे तक प्रश्नकाल होता है, उल्टी है उसमें। प्रश्न की बात करें, प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। आजाओ बीजे जान लो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं हमारे सदन में? तो 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित का उत्तर जो मौखिक रूप से दिया जाता है, बोल के दिया जाता है। ठीक है। और इनसे अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये RSP 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लो। ठीक है ना। इसमें कुल मिला के 35 प्रश्न होते हैं। 20 लोकसभा से होते हैं प्रतिदिन और राज्यसभा से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित लिखित रूप से उत्तर देना होगा भाई अतारांकित में, और अनुपूरक प्रश्न इससे नहीं पूछे जा सकते। वही है, लोकसभा से 255 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा से 160 डेली। एक सांसद अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकता है। अल्प सूचना प्रश्न ये भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। यदि कोई प्रश्न 10 दिन से कम का नोटिस देके पूछा जाता है, भाई इसको पूछने के लिए 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। कोई अति आवश्यक मामला हो उसके लिए जारी किया जाता है। ठीक है। मंत्री की सहमति के बाद इस प्रकार के प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं। कोई मंत्री उसकी सहमति होगी, उससे रिलेटेड होगा जिस मंत्री से, उसकी सहमति ली जाएगी, फिर उस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाए। एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा राज्यसभा से। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हम देख लेते हैं। विश्वास प्रस्ताव, लोकसभा सत्ता पक्ष जो सत्ता पक्ष होती है, इसके बाद सत्ता होती है, एक सरकार होती है, वो पेश करता है। ठीक है ना, अपना बहुमत साबित करने के लिए, बस इतना याद रखना है। और ये अगर ये पारित नहीं होता तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन ये पारित हो जाता है क्योंकि जब सरकार को विश्वास होता है तभी विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है और इससे 50 मेंबरों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। इसमें कारण बताना कोई आवश्यक नहीं है कि हम क्यों सरकार में अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। ये किसी मंत्री के खिलाफ नहीं लाया था, ये सारी मंत्री कंप्लीट जो मंत्रिपरिषद उसके खिलाफ लाया था। ठीक है। और अगर ये पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। निंदा प्रस्ताव, ये केवल लोकसभा प्रति उत्तराई होती है और ये लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। इसमें भी 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। निंदा कारण बताना, लेकिन यहाँ निंदा का कारण बताना आवश्यक है। 50 मेंबर का हस्ताक्षर होना चाहिए, लोकसभा में लाया जा सकता है और यहाँ कारण बताना आवश्यक है। ये किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध लाया जा सकता है और अगर उसके खिलाफ पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, यानी कि उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ना ही। स्थगन प्रस्ताव, तो पहली बात है स्थगन प्रस्ताव कौन ला सकता है? ये बात, कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है, तत्काल उसको चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्रवाई को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। कोई ऐसी दुर्घटना होगी बड़ी
आकस्मिक रूप से, तो उसको चर्चा करने की सदन की नियमित जो कार्य होती है उसको स्थगित करना पड़ेगा, तभी तो उसमें चर्चा होगी, तो इसलिए प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए कुछ विशेषता बताई गई है, इसके लिए अर्हता बताई गई है। भाई प्रस्ताव किसी एक ही विशेष संबंधित हो, विषय एक ही होना चाहिए उसका, और वो तत्कालिक हो, मतलब उस समसामयिक हो, करंट का हो, मुद्दा हो, विषय स्पष्ट हो, तथ्यपरक हो, जन से जुड़ा विषय हो, चूँकि जो स्थगन प्रस्ताव है उसमें सरकारी निंदा का अंश होता है, इसलिए इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है और इस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर है। लगभग जितने प्रस्ताव है लोकसभा में पैसे आते हैं लोकसभा के, वो कि उसमें कितने मेंबरों का हस्ताक्षर होता है कि 50 का, तो आप ये याद रखना मोटा मोटा 50 का है। स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है और लोकसभा को उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है, उस पर मुद्दा सदन में उस पर चर्चा करना इसलिए लाया जाता है। और वो मतलब विषय एक ही होना चाहिए उसमें, लेकिन कारण तत्कालिक होना चाहिए, मतलब करंट का होना चाहिए मुद्दा, ठीक है, विषय स्पष्ट हो, तथ्यपरक हो, जिस पर वाद विवाद किया जा सके, ठीक है, और जन से जुड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता के कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं ये कोई जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तब, और उसमें किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस लिए, सिर्फ किसी मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए आता है, किसी एक विशेष मंत्री का, ठीक है। एक दिन में केवल 2 ही ध्यानाकर्षण, कितने प्रस्ताव ला सकते हैं, 2, याद रखना। और इसके लिए 5 सदस्य के नाम हो सकते, अधिकतम उसमें 5 सदस्यों के नाम हो सकते हैं। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अधिकतम 5 सदस्यों के नाम हो सकते हैं। इसे क्या होता है, जो मंत्री होता है इसमें वक्तव्य देता है अपना, इसमें चर्चा कोई प्रावधान नहीं है सदन में, ठीक है, और इसमें मतदान में नहीं होता इसमें। ये भारतीय नवाचार है, यानी मतदान भी नहीं होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को भारत ने चालू किया, ठीक है, तो ये नवाचार इसलिए, और इसे 1954 से प्रारंभ किया गया। इसकी जो प्रक्रिया है उसमें नियमों का इसका उल्लेख है, सीधी सी सदन की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रक्रिया के जो नियम बताए गए उनमें इसका उल्लेख है। इसमें सरकारी निंदा नहीं होती, इसलिए सदन के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, निंदा का संबंध कोई नहीं। अल्पकालीन चर्चा की बात की जाए तो ये 1953 से प्रारंभ हुई है। इसके साथ लोक महत्व का कोई विषय है उसको उठाया जाता है इसमें अल्पकालीन चर्चा के, अल्पकाल कुछ समय के लिए इस पर चर्चा की जाती है, और कोई लोक महत्व का विषय हो उस पर उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है। 1953 से इसकी वो हुई है, प्रारंभ हुआ है। इस पर 2 मेंबरों के साइन होना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति की आवश्यकता होती है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, कार्य मंत्रणा समिति, उसकी सहमति आवश्यक होती है इसके लिए। हम पढ़ते हैं सदन के नियम 377 के बारे में। इसको 1966 से प्रारंभ किया, ये लोकसभा का नियम है। इसके तहत लोक महत्व के विषय जिन्हें प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अल्पकालीन चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया है, उन्हें इस नियम के तहत उठाया जा सकता है, ठीक है, नियम 377 के तहत। इसमें चर्चा के दौरान मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, मंत्री उपस्थित हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है, और उसके द्वारा वक्तव्य देना भी आवश्यक नहीं है। इसमें प्रतिदिन कितने प्रश्नों को 20% उठाया था, धारा 377 का, ठीक। समाप्ति प्रस्ताव, ये सदन में चर्चा के समाप्त करने के लिए लाया जाता है। सदन में जो चर्चा हो रही है उसको समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, समाप्ति प्रस्ताव। अब हमें ये महत्वपूर्ण चीज़ है भाई हमारे एग्जाम की दृष्टि, लोकसभा के जब भंग होती है तो कोई विधेयक उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो कोई लोकसभा थी, यदि कोई विधेयक लोकसभा के समय संपर्क में ना आया हो तो वो लोकसभा भंग होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये लोकसभा के संपर्क में नहीं आया है वो, ठीक है, तो क्या होगा, जो लोकसभा समाप्त होगी वैसे वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। यदि विधेयक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के संपर्क में आया हुआ है तो वह समाप्त नहीं होगा। मान लो इसे दोनों सदनों से पास करके और राष्ट्रपति को पारित करने के लिए भेज दिया गया और फिर लोकसभा समाप्त हो जाती है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोकसभा का, भाई वो फिर राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है वो। यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, और वो लोकसभा में विचारा देना, तो लोकसभा के साथ ही विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा पेश किया गया और पेश करने के दौरान क्या होगा, लोकसभा खत्म हो गई है, समाप्त हो गया लोकसभा, तो वो प्रस्ताव भी खत्म हो जाएगा। यदि कोई विधेयक लोकसभा पारित हो गया और राज्यसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा भंग होने के साथ विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा से पारित हो गया था और बाद में राज्यसभा चला गया, उस दौरान लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर उस दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो वो विधेयक भी क्या होगा, भंग हो जाएगा। यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और उस पर विचार चल रहा है तो लोकसभा भंग होने पर विधेयक समाप्त नहीं होगा।
मतलब राज्यसभा में तो उसमें विचार विमर्श चल रहा है। फिर अगर उस समय विचार विमर्श चलने के दौरान अगर लोकसभा भंग होती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर चलता है। राज्य सरकार जो राज्यसभा होगी उस पर विचार विमर्श कर सकती है। यदि विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था और पारित कर दिया है, किंतु अभी लोकसभा में नहीं भेजा गया, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक यदि लोकसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के भंग होने पर विधेयक समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया है, फिर वो लोकसभा पास चला गया, ठीक है, पास होने के लिए, लेकिन उस दौरान लोकसभा खत्म होती है तो विधेयक भी क्या होगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा भाई। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई जिस सदन में होगा उसका उस समय भंग होना वो नहीं है। जैसे राज्यसभा तो कोई भंग होती नहीं है। अगर लोकसभा में था और लोकसभा ने पास नहीं किया है, अगर लोकसभा ने पास भी कर दिया तो कोई बात नहीं, राज्यसभा में चला जाएगा। लोकसभा भंग हो गई उससे पहले उसको पारित होने से, तो विधेयक भी खत्म हो जाएगा। विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है और पुनर्विचार हेतु वापस लौटाया गया है, विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाया गया है, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे संसद का टॉपिक था, विधायिका थी संसद की, उसका जिसमें हमने अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक 123 तक ही है इसके बारे में। कल हमने इसमें थोड़ा गलत बताया था कि भाई 129 तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो मिस प्रिंटिंग थी नोट्स में, उसका ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी आप क्या बोलते हैं उसका सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप करें। थैंक यू। मोटरसाइकिल में रख के लेते हैं इन बिठा ले दे ले जा, पापा बुत्ती के पास ले जाएंगे आरू को। आजा। छोड़ के आना, इसको बुत्ती के पास है ना। आएगा। हाँ। खोल ले, हाथ दिए को बांध दो।